एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नर्सोपीडिया। आज की इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं हाइड्रोसेफेलस, जो कि एक डिजीज कंडीशन है। मोस्टली ये बच्चों के अंदर होता है और ये हम चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के अंदर पढ़ते हैं जेएनएम सेकेंड ईयर में। तो चलिए शुरू करते हैं। हाइड्रोसेफेलस दो वर्ड से मिलके बना हुआ है, दो ग्रीक वर्ड से मिलके बना हुआ है। एक तो हाइड्रो का मतलब आपको पता होगा वाटर, एंड देन सिफेलस। सिफेलस का भी मतलब मैंने आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में शायद बताया था कि उसका मतलब होता है हेड। ठीक है, तो यानी कि इस डिजीज का मतलब क्या हुआ, हाइड्रोसेफेलस मींस वाटर इन हेड। ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या होता है, वाटर इन हेड, याद रखना आप लोग। डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो accumulation of excessive amount of CSF within the ventricles of the brain due to imbalance between absorption and production। यानी कि क्या मतलब हुआ कि एक्सेसिव अमाउंट में अगर CSF हमारे ब्रेन के वेंट्रिकल्स में बनने लग जाता है, ठीक है, वो मैं पूरा बताता हूँ आपको। मुझे पता है आपने सही से नहीं पढ़ा होगा एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, आपको CSF कहाँ से बनता है, क्या होता है, उतना नहीं पता होगा मोस्टली बच्चों को, तो मैं वो बताने वाला हूँ। पहले आप डेफिनेशन को समझ लो। क्या है एक्सेसिव अमाउंट में, CSF क्या है, एक फ्लूइड होता है। अगर वो ज्यादा हमारे ब्रेन में बन जाता है, ज्यादा इकट्ठा हो जाता है, तब क्या होगा, साइज बढ़ने लग जाएगा ब्रेन का, उसी को हम हाइड्रोसेफेलस बोलते हैं। ऐसा क्यों होता है, जब हमारे ब्रेन के जो प्रोडक्शन होता है CSF का कोरॉइड प्लेक्सस से, वहां से या तो CSF ज्यादा बनने लग जाए या फिर एब्जॉर्ब ना हो। एब्जॉर्ब कहाँ से होता है, एरेक्नॉइड विलाई से। ठीक है, तो जब इन दोनों के बीच में, एब्जॉर्प्शन और प्रोडक्शन के बीच में जब इम्बैलेंस होता है, तब ये कंडीशन होती है। इंसिडेंस की अगर बात करें तो 1000 लाइव बर्थ में से सिर्फ 3 बच्चों को ये होता है। इसकी इटियोलॉजी की अगर आप बात करोगे तो इसके क्या होता है, 2 टाइप्स होते हैं। तो वो मैं बाद में, ये बेसिक आपको मैं इटियोलॉजी बता दे रहा हूँ। जैसे कि अगर एक्सेसिव सिक्रीशन होने लगा CSF का कोरॉइड प्लेक्सस से, तब हो जाता है हाइड्रोसेफेलस। या फिर ऑब्स्ट्रक्शन हो गया पाथवे में CSF के, तब हो जाएगा। इंक्रीज प्रोडक्शन एंड लेस एब्जॉर्प्शन, वही मतलब ज्यादा प्रोडक्शन होने लगे और एब्जॉर्प्शन कम हो, तो इसकी वजह से होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं CSF होता क्या है। CSF यानी कि सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। इसका जो नॉर्मल अमाउंट होता है वो लगभग 150 ml होता है। ठीक है, और ये क्या है, रेगुलरली प्रोड्यूस होता रहता है और एब्जॉर्ब होता रहता है, और मेंटेन्ड कितना रहता है, 150 ml मेंटेन्ड रहता है। ठीक है, इतना अमाउंट मेंटेन रहेगा, बाकी उसका प्रोडक्शन और एब्जॉर्प्शन होता रहता है। ठीक है, CSF कहाँ से प्रोड्यूस होता है, तो वो कोरॉइड प्लेक्सस से प्रोड्यूस होता है। कोरॉइड प्लेक्सस क्या है, ये हमारा लेटरल वेंट्रिकल का पार्ट होता है। लेटरल वेंट्रिकल, वेंट्रिकल अगर क्या होता है, अगर इसकी बात करें तो वेंट्रिकल हमारे ब्रेन के अंदर कुछ स्पेस होती है, उसे हम वेंट्रिकल बोलते हैं। और एब्जॉर्प्शन होता है इसका एरेक्नॉइड विलाई से, मैंने बताया अभी आपको। नॉर्मल अबाउट 500 ml CSF प्रोड्यूस होता है रोज। ठीक है, रोज 500 ml CSF प्रोड्यूस होता है रोज, और उतना ही अमाउंट एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, और मेंटेन रहता है 150 ml। ठीक है, अगर मान लो एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा तो 500 ml तो रोज बन रहा है, तो वो अमाउंट बढ़ जाएगा और हमारे ब्रेन में वाटर इकट्ठा होने लग जाएगा। यही होता है हाइड्रोसेफेलस। CSF एक्ट एज, अब CSF का मैं यहाँ पे फंक्शन बता रहा हूँ, ठीक है आपको, कि अगर मान लो इसमें गड़बड़ी हो गई तो क्या हो सकता है, ये भी तो पता होना चाहिए। CSF क्या काम करता है, एक प्रोटेक्टिव कुशन की तरह ये काम करता है। अगर मान लो कहीं चोट लगती है, दबाव पड़ता है, प्रेशर पड़ता है ब्रेन पे, तो वो शॉक एब्जॉर्ब करता है, प्रिवेंट करता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी को। और CSF क्या है, सप्लाई करता है जो भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कि ग्लूकोज हो गया, प्रोटीन हो गया, इलेक्ट्रोलाइट्स हो गए, वो सारे हमारे नर्वस टिश्यूज को सप्लाई करता है CSF। और क्या, अगर मान लो न्यूट्रिएंट्स को प्रोवाइड कर रहा है तो रिमूव भी करेगा जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होंगे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के, जो नर्व्स होंगी, नर्वस टिश्यू होगा, नर्वस टिश्यू जो होंगे ब्रेन के, उनसे वहां से एब्जॉर्प्शन भी करेगा। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखते हैं CSF फ्लो। CSF फ्लो कैसे होता है, तो मैंने बताया आपको कोरॉइड प्लेक्सस में CSF का यहाँ पे प्रोडक्शन होता है। फिर उसके बाद ये दोनों साइड एक एक लेटरल वेंट्रिकल होता है। ठीक है, ये एक क्रॉस सेक्शन लिया गया है। ठीक है, क्रॉस सेक्शनल इमेज 20 से काटा गया है ब्रेन को।
इसलिए इसमें सिर्फ एक लेटरल वेंट्रिकल दिख रहा है, पर लेटरल वेंट्रिकल ऐसे क्वांटिटी में अगर बात करें हम तो दो होते हैं, ठीक है, दो होते हैं नंबर में, ठीक। अब यहाँ पे प्रोडक्शन हुआ, फिर उसके बाद कोरोइड प्लेक्सस में प्रोडक्शन हुआ, फिर लेटरल वेंट्रिकल में आया। अब लेटरल वेंट्रिकल से क्या होता है, फोरामेन ऑफ मोनरो से ये थर्ड वेंट्रिकल में आता है, ठीक है। थर्ड वेंट्रिकल सिर्फ एक ही होता है, ठीक है। तो थर्ड वेंट्रिकल में आया फोरामेन ऑफ मोनरो से, और फिर वहां से आता है फोर्थ वेंट्रिकल में, और नीचे आया फोर्थ वेंट्रिकल के अंदर। अब फिर यहाँ से फोरामेन ऑफ लुश्का और फोरामेन ऑफ मेगेंडी से ये क्या होता है, हमारे जो सब एरोक्नॉइड स्पेस होती है उसके अंदर ये चला जाता है। ये पूरा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अराउंड एक स्पेस होता है, आपने पढ़ा होगा, ऐसे 3 लेयर्स होती हैं, ठीक है। ऊपर वाली होती है ड्यूरा मैटर, बीच वाला होता है एरेक्नॉइड मैटर, और सबसे नीचे होता है पाया मैटर, ठीक है। ये क्या होता है, हमारी पूरे नर्वस सिस्टम के में प्रेजेंट होता है, कवर करके रखता है, इसे हम मेनिंजेस बोलते हैं। मेनिंजेस की ये 3 लेयर्स है। तो सब एरेक्नॉइड स्पेस क्या हुई, ये एरेक्नॉइड है। अब इसके नीचे वाला स्पेस और ये पाया मैटर के ऊपर वाला स्पेस, यहाँ पे क्या होता है, विलाइज प्रेजेंट होती है, एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होता है जो कि एब्जॉर्ब करते हैं सीएसएफ को, ठीक है। ये हट ही जाएगा, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं जो कि एब्जॉर्ब कर लेती हैं सीएसएफ को, ये सब एरेक्नॉइड स्पेस है। तो यहीं पे सीएसएफ फ्लो करता है, प्रेजेंट होता है और यहीं से एब्सॉर्ब हो जाता है, ठीक। तो इतना तो आपको मैंने पूरा सीएसएफ के बारे में डिटेल में समझा दिया। अब हम समझते हैं हाइड्रोसेफेलस। हाइड्रोसेफेलस एक बार रिवाइज करा देता हूँ, हो सकता है भूल गया हो। तो हाइड्रोसेफेलस क्या है, जब हमारे ब्रेन के अंदर एक्सेसिव अमाउंट में सीएसएफ बनने लग जाता है या इकट्ठा हो जाता है, एक्यूमुलेशन होता है, तब क्या होता है, हमारा हेड का साइज बढ़ जाता है, हेड सरकमफ्रेंस बढ़ जाता है। ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा होता है इम्बैलेंस की वजह से, जो हमारा एब्सॉर्प्शन है और प्रोडक्शन के बीच में जब इम्बैलेंस हो जाएगा तब ऐसा होता है। तो अब इसके टाइप्स को हम देखते हैं। टाइप्स है, पहला टाइप होता है इसका कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलस। कम्युनिकेटिंग, या फिर इसको और एक नाम से जाना जाता है नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव, नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोसेफेलस। कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलस के अंदर क्या होता है, ये कंडीशन होती है जिसमें एब्जॉर्प्शन सही से नहीं हो पाता है सीएसएफ का सब एरेक्नॉइड विलाई से। जो मैंने बताया आपको, ये सब एरेक्नॉइड विलाइज होती हैं, इनसे जब एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है तब हमारा कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलस कहलाता है, क्योंकि इसमें कम्युनिकेशन है, बीच में कोई ट्यूमर नहीं है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, इसीलिए हम इसे नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोसेफेलस कहते हैं। अब समझ आ गया होगा। may also be due to overproduction of CSF in CSF, this is rare, यानी कि हो सकता है कि जब ओवर प्रोडक्शन हो रहा हो CSF का तब हो जाए, बट ये बहुत रेयर सिचुएशन होती है, ऐसा बहुत कम देखा जाता है, ठीक है। ये तभी हो सकता है जब कोरॉइड प्लेक्सस में पैपिलोमा हो जाए, कैंसर हो जाए, कार्सिनोमा बोलेंगे ना, अगर कोई भी जगह पे कैंसर हो जाता है तो उसे हम कार्सिनोमा बोलते हैं। तो अगर कोरॉइड प्लेक्सस का कैंसर हो जाता है तभी ओवर प्रोडक्शन होगा, ये बहुत ज़्यादा रेयर है। मेनली किस वजह से होता है, तो मेनली जब एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है सब एरेक्नॉइड विलाई से, तभी होता है कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलस या फिर नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोसेफेलस। इसके कॉजेस क्या रहते हैं, इंट्रावेंट्रिकुलर और सब एरेक्नॉइड हैमरेज। सब एरेक्नॉइड हैमरेज हो जाए, वहाँ पे हिमेटोमा बन जाएगा तब हो जाएगा, या फिर इन्फेक्शन हो जाए जैसे कि मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस में क्या होगा, इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, तो पैसेज जो होता है सबएरेक्नॉइड, मान लो ये पैसेज है, अब इसमें इन्फ्लेमेशन हो गया तो ये ऐसे ऐसे फूल जाएगा, तो इसमें जगह बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी ना, तो इससे कैसे CSF फ्लो करेगा, तो इसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, इसीलिए, है ना, तो ये ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, सही से फ्लो नहीं कर पाएगा, तो हो जाता है। अब नेक्स्ट टाइप हम देखते हैं नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलस। नॉन कम्युनिकेटिंग या फिर इसे हम ऑब्स्ट्रक्टिव भी बोलेंगे, ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोसेफेलस।
ये क्या होता है, एक कंडीशन होती है जिसके अंदर क्या है, वेंट्रिकुलर सिस्टम में कम्युनिकेशन नहीं बैठ पाता है, यानी कि वहाँ पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है जिसकी वजह से सब एरेक्नोइड विलाई तक पहुंच ही नहीं पाता है सीएसएफ वहां से एब्जॉर्प्शन हो। मान लो यहाँ पे सीएसएफ प्रोड्यूस हुआ, यहाँ सीएसएफ प्रोड्यूस हुआ, अब इसको जाना था यहाँ से लेके दूसरे पॉइंट तक जहाँ पे क्या है, सब एरेक्नोइड विलाइज है, यानी कि विलाइज प्रेजेंट है जो कि एब्सॉर्ब करती हैं सीएसएफ को, ठीक है। तो अब यहाँ तक अगर यहाँ पे बीच में मान लो कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, ट्यूमर हो गया मान लो यहाँ पे, ठीक है, अब यहाँ ट्यूमर हो गया तो सीएसएफ आया तो यहाँ तक, पर यहाँ से आगे इधर नहीं जा पाया, ठीक है, इधर नहीं जा पाएगा, तो यहीं पे इकट्ठा होने लग जाएगा और यहाँ पे क्या होगा, इकट्ठा होकर सीएसएफ हाइड्रोसेफेलस की कंडीशन क्रिएट कर देगा। आई होप सो आपको ये समझ में आया होगा, डेफिनेशन आप देख लेना। इसकी इटियोलॉजी क्या रहती है, दो तरह से होता है, यह तो कॉन्जेनाइटल है यानी कि बर्थ से ही प्रेजेंट है, माँ के पेट से ही प्रेजेंट है, पहले से ही हो गया। तो इसका क्या कॉज रहता है, अगर ये पहले से होता है तो या तो रुबेला के इन्फेक्शन की वजह से हो जाता है, ब्रेन में ट्यूमर हो गया उसकी वजह से, इंट्राक्रेनियल हेमरेज की वजह से, कई बार डिलीवरी के टाइम पे भी हो जाता है इंट्राक्रेनियल हेमरेज, अगर सही से डिलीवरी कंडक्ट नहीं कराई जाती है तो, कॉन्जेनाइटल मालफॉर्मेशन की वजह से, या मालफॉर्मेशन ऑफ या माल फंक्शनिंग ऑफ एरेक्नोइड विलाइज होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, इसकी वजह से होगा। नेक्स्ट फिर एक्वायर्ड हाइड्रोसेफेलस, एक्वायर्ड हाइड्रोसेफेलस यानी कि जन्म के बाद अगर कोई इंट्राक्रेनियल हैमरेज होता है तब हो सकता है, इंट्राक्रेनियल ट्यूमर हो जाए, हेड इंजरी हो जाए, मेनिंजाइटिस हो जाए, या फिर इन्फेक्शन हो जाए रुबेला का बाद में, पैदा होने के बाद, तो उसे हम एक्वायर्ड हाइड्रोसेफेलस बोलेंगे। अब इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या है, कुछ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, आप उन पे मेन फोकस करना। सबसे पहला तो होता है कि हेड सरकमफ्रेंस बढ़ने लग जाता है, हेड सरकमफ्रेंस इंक्रीज होने लगेगा। जिस बच्चे का अगर मान लो कहीं पे भी इकट्ठा हो रहा है पानी तो क्या करेगा, टिश्यू उसको फैलाता जाएगा, तो वो हेड सरकमफ्रेंस बढ़ाएगा। दूसरा मेन इम्पॉर्टेंट है कि एंटीरियर फेंटेनल जो होता है वो एकदम टाइट हो जाएगा। यहाँ पे फेंटेनल एक स्पेस होता है ना हमारे स्कल के अंदर, आपने पढ़ा होगा, उसमें क्या होगा, पल्स आना बंद हो जाएगी, बल्ज आउट हो जाएगा, यानी कि फूल आएगा, बाहर की तरफ निकल आएगा और एकदम टाइट हो जाएगा। ऐसे तो वो सॉफ्ट होना चाहिए, ठीक है, सॉफ्ट स्पॉट है ये, बट ये क्या होगा, एकदम टाइट हो जाएगा, टाइट और बल्जिंग। नेक्स्ट फिर इंक्रीज हाइट, हेड सर्कम्फ्रेंस मैंने बताया आपको। क्रैक्ड पॉट साइन, ये आप याद रखना, एमसीक्यूज में बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि क्रैक्ड पॉट साइन, या इसे मैक्यूएन साइन भी बोलते हैं, मैक्यूएन साइन, बट ज्यादातर क्रैक्ड पॉट साइन से ही पूछता है एग्जाम के अंदर, तो आप याद रखना, दोनों ही नाम याद रखना कि ये क्या है, मेन क्लिनिकल फीचर है हाइड्रोसेफेलस का, ठीक है। सन सेटिंग आइस साइन, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये अगर आप 4 साइन लिख दोगे बस काम हो गया। मेन क्या होते हैं, कुछ 4-5 साइन ही होते हैं हर डिजीज कंडीशन के अंदर, वो आपको याद होने चाहिए, ठीक है। तो ये 4 जो साइंस हैं ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, आप याद रखना। एंटीरियर फ्रंटनल क्या होगा, बल्जिंग हो जाएगा, टाइट हो जाएगा, नॉन पल्सेटिंग हो जाएगा, हेड सर्कम्फ्रेंस बढ़ जाएगा, क्रैक पॉट साइन आएगा, सनसेटिंग आई साइन होगा। नेक्स्ट फिर ये कुछ चीज़ें हैं जैसे कि इरिटेबिलिटी, लिथार्जी हो जाएगा, पुअर फीडिंग होगा, बच्चे को ये कंडीशन हो जाएगी तो सही से खा पी नहीं पाएगा, वॉमिटिंग होगा, रात में सोएगा नहीं, रोएगा बच्चा, और अगर ये जल्दी से इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो लेट में क्या होगा, सीजर्स भी आने लग जाएंगे बच्चे को। अब डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, तो सबसे पहले तो अपना मेन क्या होता है, हिस्ट्री कलेक्शन, हिस्ट्री कलेक्शन एंड फिजिकल एग्जामिनेशन, वही चीज यहाँ लिखी हुई है, क्लिनिकल एग्जामिनेशन बोलो चाहे फिजिकल एग्जामिनेशन बोलो, ठीक है। हिस्ट्री कलेक्शन एंड फिजिकल एग्जामिनेशन, तो इसके अंदर क्या क्या आपको देखने को मिलेगा, हेडेक, वॉमिटिंग, इरिटेबिलिटी और रैपिड हेड ग्रोथ, यानी कि हेड सरकमफ्रेंस बढ़ता हुआ दिखाई देगा, बल्जिंग फंटनेल्स जो चीज मैंने बताई, और डेवलपमेंटल डिले हो जाएगा, यानी कि जो चीजें बच्चों को अब करने लग जाना चाहिए था, जो डेवलपमेंट होना चाहिए था बच्चे के अंदर, वो नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट फिर क्रेनियल अल्ट्रासाउंड की अगर हम बात करें तो क्या होता है,
कि एक अल्ट्रासाउंड किया जाता है बच्चे का, ताकि उसका जो डिटेक्ट कर लिया जाए जो वेंट्रिकुलर एनलार्जमेंट हुआ है, वहाँ पे ये सब का कलेक्शन हुआ है उसको। सिटी स्कैन, एमआरआई, ये सब सारे ही इमेजिंग टेस्ट होते हैं, ये हमें बताएंगे ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है, फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हुआ है कि नहीं हुआ है। सीएसएफ एनालिसिस किया जाता है अगर इन्फेक्शन का साइंस आ रहे हैं तो इन्फेक्शन को पता करने के लिए किया जाएगा। लंबर पंक्चर के थ्रू किया जाता है, स्पाइन में L3 L4, बच्चों में L4 से L5 के बीच में लंबर पंक्चर किया जाता है। आईसीपी मॉनिटरिंग करेंगे, मेजर प्रेशर इनसाइड द ब्रेन इन सेलेक्टेड केसेस, ठीक है, आईसीपी मॉनिटरिंग करते हैं कुछ केसेस के अंदर। प्रीनेटल और अल्ट्रासाउंड और फीटल एमआरआई कराएंगे अगर कॉन्जेनाइटल हाइड्रोसेफेलस होने के चांसेस लग रहे हैं तो। अब मेडिकल मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो मेन क्या है मेडिकल मैनेजमेंट, एक ही है, ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स देते हैं, यही ड्रग ऑफ चॉइस है हाइड्रोसेफेलस का। नहीं तो मेन तो क्या होता है, इसको हम सर्जरी के थ्रू ही इसको सही कर सकते हैं। टेम्पोररी रिलीफ के लिए आप मेडिकल मैनेजमेंट कर सकते हो, दवाइयाँ दे सकते हो, जैसे कि ऑस्मोटिक डायूरेटिक हो गई एसिटाजोलामाइड या मैनिटॉल। ये क्या करेगी, यूरिन आउटपुट बढ़ा देगी और सीएसएफ यूरिन के थ्रू ड्रेन होने लग जाएगा, आउट होने लगेगा बॉडी से, ठीक है। डायूरेटिक्स का काम ही होता है यूरिन आउटपुट को बढ़ा देना। तो ये क्या होता है, एक तो होती है लूप डायूरेटिक्स जो कि हमारे ब्लड के अंदर जो एक्सेसिव वाटर होता है उसको निकालती है ब्लड सर्कुलेशन के अंदर, और जो ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स होती हैं वो सीएसएफ का एक्सेसिव अमाउंट में निकालती है उसको बाहर। तो वो ये लिख लेना, एग्जाम में भी बहुत बार पूछा जाता है। ऑस्मोटिक डायूरेटिक क्या करती है, ये एक्सेस सीएसएफ को ड्रेन करती है। एक्सेस सीएसएफ को ड्रेन करती है। और जो लूप डायूरेटिक होती हैं, ये एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम ब्लड को ड्रेन करती हैं, ठीक है। और दोनों ही डायूरेटिक्स का काम होता है यूरिन आउटपुट को बढ़ा देना। इससे क्या होता है, यूरिन आउटपुट बढ़ा देती हैं दोनों। ठीक है, तो ये क्या है, मेडिकल मैनेजमेंट एक टेम्पररी रिलीफ के लिए दिया जाता है। मेन मैनेजमेंट तो होती है सर्जरी, तो सर्जरी पे आते हैं हम लोग। सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या किया जाता है, एक शंट को डाला जाता है बच्चे के वेंट्रिकल्स के अंदर, और उसको दूसरे कोई बॉडी पार्ट के थ्रू ड्रेन करा दिया जाता है। तो ये एक शंट होता है, अब देख लो। एक ये होती है वेंट्रिकुलर कैथेटर होता है, ये वेंट्रिकल के अंदर जाता है। यहाँ पे क्या होता है, प्रेशर मॉनिटर किया जाता है कि ब्रेन के अंदर कितना प्रेशर मेंटेन करना है, वहां से ये मॉनिटर होता है। और ये वाली ट्यूब जो होती है बॉडी के दूसरे पार्ट को कनेक्ट करती है, जहाँ पे जाके ब्लड ड्रेन होता है। तो ये देख लो आप, क्या है, एक शंट क्या होता है, रेडियो प्लास्टिक होती है जो जिसके कुछ पार्ट्स होते हैं, वेंट्रिकुलर कैथेटर जो कि वेंट्रिकल में जाएगा, प्रेशर वाल्व होता है यहाँ पे, पंपिंग चैम्बर और प्रेशर वाल्व यही होता है, और डिस्टल कैथेटर होता है जो कि सीएसएफ को लेके जाता है बॉडी के दूसरे पार्ट में एब्सॉर्ब होने के लिए। तो इसका वो तो हम शंटिंग पढ़ेंगे ही, उसके पहले एक और तरीका होता है, ये कम यूज किया जाता है बट मैं बता देता हूँ। एंडोस्कोपिक थर्ड वेंट्रिकुलोस्टॉमी, यानी वेंट्रिकुलोस्टॉमी यानी कि ओपनिंग करेंगे वेंट्रिकल की। तो an alternative procedure to shunt surgery is an endoscopic third ventriculostomy. This procedure involves making a hole in the floor of the brain, allowing the trapped CSF to escape to the surface of the brain where it can be absorbed instead of inserting शंट। यानी कि शंट डालने से अच्छा क्या है, इसमें क्या किया जाता है, एक होल कर दिया जाता है ब्रेन के अंदर, फ्लोर के अंदर कर दिया जाता है, जिससे कि सीएसएफ क्या होता है बाहर निकल के आ जाता है और सरफेस ऑफ ब्रेन से वो एब्जॉर्ब हो जाता है। इसमें शंट डालने की जरूरत नहीं पड़ती है, बट मेन क्या है, शंटिंग है। तो वीपी शंट याद रखना, वेंट्रिकुलो पेरिटोनियल शंट, पेरिटोनियल कैविटी के अंदर शंटिंग की जाती है, वेंट्रिकल से लेके सीधा पेरिटोनियल कैविटी में शंट डाल दिया जाता है। इसके 3 पार्ट्स होते हैं, ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दी है, आप नोट्स के लिए सब देख लेना एक बार। ये मेन होता है ये, और नेक्स्ट होता है वेंट्रिकुलो एट्रियल शंट किया जाता है। ये यहाँ पे क्या किया जाएगा, इसको जुगुलर वेन और जो सुपीरियर वेना कावा होती है वहाँ पे शंट कैथेटर को डाल दिया जाएगा, जिससे कि वो राइट एट्रियम के अंदर आ जाएगा
और फिर वो ब्लड सर्कुलेशन में चला जाएगा, जिसके थ्रू वो एक्सक्रीट हो जाएगा जो एक्सेस CSF होगा। मेन क्या है, यही दोनों किया जाता है, VP और VA। बट अगर कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन होता है, कॉन्ट्राइंडिकेशंस होते हैं अगर VA और VP शंटिंग में, तो उसके लिए हम फिर नेक्स्ट शंट करते हैं वेंट्रिकुलो प्लूरल शंट। ये तभी किया जाता है जब ये दोनों जो शंटिंग है ये पॉसिबल ना हो सके। इसमें क्या किया जाएगा, वेंट्रिकुलर कैथेटर को वेंट्रिकल में डाल के फिर ये प्रेशर वाल्व और इसको यहाँ पे छोड़ के और ये जो ड्रेन होगा वो हम डालेंगे प्लूरल कैविटी के अंदर। प्लूरल कैविटी यानी कि लंग्स की कैविटी। नेक्स्ट फिर वेंट्रिकुलो यूरेथ्रल शंट। यूरेथ्रल शंट यानी कि इसको क्या किया जाएगा, वेंट्रिकल से लेके आया जाएगा और CSF को ड्रेन कहाँ किया जाएगा, यूरेटर में। यूरेटर में डाल दिया जाएगा, यूरेटर से फिर ब्लैडर, ब्लैडर से यूरिन के थ्रू बाहर चला जाएगा। बट ये दोनों तभी किए जाते हैं जब VP और VA शंट करना पॉसिबल ना हो। ठीक है, अब हम देखते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट क्या रहता है, पहले बात तो नर्सिंग मैनेजमेंट दो तरीके से हो सकता है। ठीक है, एक तो जब पेशेंट मतलब बच्चा आया हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है, अभी उसकी सर्जरी 1-2 दिन बाद हो रही है, तब तक हम क्या कर सकते हैं उसके लिए, तो वो हम पढ़ेंगे पहले। और फिर उसके बाद जब सर्जरी तो होनी अल्टीमेट तो सर्जरी ही है, तो उसके लिए हम प्री और पोस्ट ऑपरेटिव भी समझेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो वाइटल साइंस को मॉनिटर करना है, ICP को मॉनिटर करना है। अगर ICP बढ़ जाता है तो क्या क्या साइंस आते हैं वो ध्यान देना। इरिटेबिलिटी होगी, वॉमिटिंग होगा, बल्जिंग फंटेनल होगा, हाई पिच क्राई करेगा, बहुत तेज आवाज में रोएगा बच्चा। तो इसको और क्या होता है, ICP को कंट्रोल करने के लिए हम एक और पोजीशन दे सकते हैं कि बेड का जो हेड साइड है यानी कि फाउलर पोजीशन देंगे, सिंपल लैंग्वेज में 15 से 30 डिग्री तक उसको ऊपर की तरफ उठा देंगे। मेजर करेंगे और रिकॉर्ड करेंगे हेड सर्कमफ्रेंस को रेगुलरली, एक सुबह शाम करके रेगुलरली हेड सर्कमफ्रेंस को हम मेजर करेंगे, असेस करेंगे। डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स एंड फीडिंग पैटर्न को असेस करेंगे, मॉनिटर करेंगे। इनटेक आउटपुट चार्ट, ठीक है, इनटेक आउटपुट में जैसे कि वॉमिटिंग, यूरिन आउटपुट और फ्लूइड बैलेंस, कितना हमने फ्लूइड दिया और कितना वॉमिटिंग किया बच्चे ने, कितना यूरिन आउटपुट दिया, तो उसके बीच में हम बैलेंस देखेंगे कि दोनों बराबर है कि नहीं है। एडमिनिस्टर प्रिस्क्राइब डायूरेटिक्स, जो भी डायूरेटिक्स प्रिस्क्राइब्ड हैं, जैसे कि ड्रग ऑफ चॉइस तो एसिटाजोलामाइड ही होती है, बट जो भी प्रिस्क्राइब्ड होगी वो हमें देना है बच्चे को। सपोर्ट करेंगे फीडिंग को, बच्चे को थोड़ा थोड़ा फ्रीक्वेंट फीडिंग कराते रहेंगे ताकि वॉमिटिंग ना हो। ऑब्जर्व करेंगे सीजर्स एक्टिविटी, अगर मान लो बच्चे को क्या है सीजर्स आ सकते हैं तो उसके लिए हम प्रिपेयर्ड रहेंगे। इमरजेंसी इक्विपमेंट जो भी होते हैं, जो भी इंजेक्शन मेडिकेशन सब बच्चे के आसपास मतलब पास में ट्रे पे रख देंगे ताकि अगर ऐसा होता है तो हम तुरंत उसका ट्रीटमेंट कर सके। ठीक है, प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट और हेल्थ टीचिंग टू दी पेरेंट्स, बच्चे के पेरेंट्स को जो है हेल्थ टीचिंग देंगे और उनको इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, बच्चों को भी और उसके पेरेंट्स को भी। अब फिर प्री ऑपरेटिव नर्सिंग केयर, ये मेन है, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में ज़्यादातर यही पूछा जाता है, प्री और पोस्ट ऑपरेटिव। तो प्री ऑपरेटिव में क्या करते हैं, मॉनिटर करते हैं हम वाइटल साइंस को और न्यूरोलॉजिकल स्टेटस को। मेजर करते हैं हेड सर्कमफ्रेंस डेली, ठीक है। पोजीशन करते हैं, बच्चे को हेड एलिवेटेड करके रखते हैं, वही फार्मुला पोजीशन में करते हैं ताकि जो टेज है वो क्योंकि ऊपर प्रोड्यूस होता है, वेंट्रिकल कोरॉइड प्लेक्सस ऊपर होता है, फिर नीचे की ट्रेन होता है, तो इसलिए हेड को अगर एलिवेट कर देंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगेगा, थोड़ा बढ़ेगा। प्रिवेंट इन्फेक्शन, बच्चे को टेक्निक से यूज़ करेंगे और जो भी IV लाइन्स हम बना रहे हैं तो उसको बहुत अच्छे से क्लीन रखेंगे, सेप्टिक टेक्निक्स का यूज़ करेंगे ताकि इन्फेक्शन ना होने पाए। मेंटेन करेंगे फ्लूइड बैलेंस और प्रिवेंट करेंगे ओवर हाइड्रेशन, ज़्यादा नहीं फ्लूइड देना है बच्चे को, नहीं तो बल्जिंग हो जाएगी। ठीक है, प्रिपेयर फॉर सर्जरी बच्चे को, और बच्चे को क्या, बच्चे को मतलब शांत कराएंगे, उसे समझाएंगे सब कि डरे नहीं बच्चा, और उनके पेरेंट्स को भी एक्सप्लेन करेंगे प्रोसीजर, और जो भी एंजाइटी होती है ना पेरेंट्स के अंदर की सर्जरी होने वाली है, क्या होगा कैसे होगा, तो वो सब चीज़ें उनको समझाएंगे अच्छे से। शेव कर देंगे, प्रिपेयर कर देंगे ऑपरेटिंग साइट एज ऑर्डर, जहाँ पे भी ऑपरेशन हो, मेनली हेड में होगा तो हेड को क्या है क्लीन करना है, शेव कर देना है और प्रिपेयर कर लेना है। ऑपरेटिव साइट को एडमिनिस्टर करेंगे प्री ऑपरेटिव मेडिकेशंस एज प्रिस्क्राइब, जो भी एंटी सेंसिटिविटी टेस्ट होते हैं जिसके अंदर एंटीबायोटिक और एंटी
एंटीबायोटिक और एनाल्जेसिक का जो होता है टेस्ट किया जाता है कि बच्चे में कोई रिएक्शन तो नहीं हो रहा है। बाकी वायरल मार्कर्स चेक किया जाता है सर्जरी से पहले, वायरल मार्कर्स को चेक करेंगे, कंसेंट साइन कराएंगे, एक इन्फॉर्म्ड कंसेंट। ये सब पॉइंट्स आप लिख लेना, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कोई भी सर्जरी में आया आप ये सब चीज़ें लिख सकते हो। स्पेसिफिक मतलब कुछ चीज़ें लिख सकते हो, बाकी जो स्पेसिफिक हैं जैसे हेड सरकमफ्रेंस, हेड को एलिवेट करना, ये सब चीज़ें मत लिख देना कोई भी आए तो। पोस्ट ऑपरेटिव केयर के अंदर क्या करेंगे, पोजीशनिंग का बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है लंबर पंक्चर के बाद कौन सी पोजीशन देनी होती है। तो लंबर पंक्चर के बाद बच्चे क्या सोचते हैं कि पीठ में से नीडल डाल के हमने CSF को निकाला है तो अब वो पोजीशन में तो नहीं लेटा सकते हैं, उसको प्रोन पोजीशन देंगे, बट ऐसा नहीं है, उसको हम सुपाइन पोजीशन ही देते हैं। ठीक है, ये ध्यान देना आप लोग। तो यहाँ पे अगर मान लो ये हाइड्रोसेफेलस की सर्जरी है, ये चीज़ तो मैंने एक्स्ट्रा बता दी आपको, ये यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट नहीं है इसका, मुझे याद आया तो बता दिया आपको। हाइड्रोसेफेलस के अंदर क्या है, बच्चे को फ्लैट लेटाना है, यानी कि सुपाइन पोजीशन के अंदर ही लेटाना होता है, और ग्रेजुअल एलिवेट हेड। ठीक है, जो बच्चे का हेड है एलिवेट करके रखना, पहले से करके रखा था, अभी भी एलिवेट करके रखना है 24 से 48 घंटे, जैसा भी एडवाइस हो। कॉम्प्लिकेशंस को मॉनिटर करना है, इन्फेक्शन को ध्यान देना है, कोई ब्लॉकेज तो नहीं हो रहा है उसका ध्यान देना है, क्या क्या साइंस आएंगे वो भी देख लो। इन्फेक्शन में क्या होगा, फीवर होगा, इरिटेबिलिटी होगी, रेडनेस होगा जहाँ पे भी शंट पड़ा हुआ होगा, और ब्लॉकेज अगर हो जाता है शंट का तो क्या होगा, वॉमिटिंग होगी, बल्जिंग फंटेनल होगा, फंटेनल बाहर की तरफ निकल आएगा, लेथार्जी और हेडेक होगा। मॉनिटर करेंगे हम वाइटल साइंस को, न्यूरोलॉजिकल साइंस को और हेड सरकमफ्रेंस को रेगुलरली। एसेस इंसिजन साइट फॉर रेडनेस, स्वेलिंग और डिस्चार्ज के लिए हम एसेस करते रहेंगे जो भी इंसिजन साइट होती है जहाँ पे भी सर्जिकल इंसिजन हुआ होता है, ताकि इन्फेक्शन के साइंस होते हैं ना, रेडनेस, स्वेलिंग, डिस्चार्ज वगैरह, तो वो सबका हम ध्यान देंगे। स्ट्रिक्ट एसेप्टिक टेक्निक का यूज़ करेंगे ड्रेसिंग और हैंडलिंग के टाइम पे, अच्छे से हैंड वॉशिंग को पूरा प्रोसीजर के थ्रू हम करेंगे, हैंड वॉशिंग, फिर ग्लविंग करेंगे और पूरा अच्छे से ड्रेसिंग करेंगे। प्रोवाइड पेन रिलीफ एंड कंफर्ट, encourage gradual feeding once alert, educate पेरेंट्स साइंस ऑफ शंट माल फंक्शन और इन्फेक्शन, और पेशेंट के पेरेंट्स को भी बताना है ना, मान लो डिस्चार्ज हो रहा है तो कब उनको बताना है कि कब अगर शंट काम करना बंद करेगा तो क्या साइंस आएंगे, इन्फेक्शन होगा तो क्या साइंस आएंगे, और आपको तुरंत हॉस्पिटल में आना है और रेगुलर चेकअप के लिए तो आते ही रहना है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम बताएंगे पेरेंट्स को और ये सब चीज़ें परफॉर्म करेंगे। ये सब चीज़ें तो मतलब जब डिस्चार्ज हो रहा होता है पेशेंट तब बताया जाता है। ठीक है, डिस्चार्ज के टाइम पे। तो ये था हमारा वीडियो हाइड्रोसेफेलस पे। आई होप कि आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, फिर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।